हेलो गाइस, वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किए हैं और उसी इनिशिएटिव में आपको घर बैठे ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसी इनिशिएटिव को लगातार शुरू करते हुए कंटिन्यू करते हुए आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो आपको भी पता है, वो हमारे बायोलॉजी का सेशन है। बायोलॉजी में हम लोग लाइफ प्रोसेस देख रहे थे, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। और इसी लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने देखते देखते क्या देखा, हम लोगों ने हमारा अगला टर्म जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, इसको देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को। और ये हमारा लेक्चर नंबर कितना है? ये हमारा है लेक्चर 10, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर सबसे सिंपल टर्म में बोलें तो ये कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना या ले जाना, मतलब खुद से जाना या ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का यही मतलब होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जानवर या इंसान या जो भी ऑर्गेनिज्म है, उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। कैसे होती है? हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस करता है, जैसे खाना खाने की प्रोसेस, सांस लेने की प्रोसेस, एनर्जी की प्रोसेस, काम करने की प्रोसेस। तो उसके अंदर वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जहाँ काम करता है उसे वहाँ एनर्जी चाहिए होती है, तो जिस ऑर्गन से वो काम कर रहा है वहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है, तो कहीं और की बनी हुई एनर्जी उस ऑर्गन तक जाने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। आप खाना खाते हो तो उसकी एनर्जी पूरी बॉडी में जानी चाहिए, हाँ। सांस लेते हो तो सांस की जो है वो पूरी बॉडी में जाना चाहिए। तो वो चीज़ एक स्पेसिफिक सिस्टम के जरिए से होती है जिसका नाम होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब एक बात याद रख लीजिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है। बस एक छोटी सी डिटेल आ जाती है कि जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा उसके ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस उतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, उसका स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस उसमें उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आया अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब वहीं पर जुड़े हुए टर्म में बात करेंगे तो आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, ट्रांसपोर्ट करने की चीज़ें उतनी ही कम होगी। अब देखो, एक ऑर्गेनिज्म इतना सा ही है, यहाँ पर जो चीज़ हुई उसको पूरे सेल में पहुँचने के लिए कितना ट्रांसपोर्ट का मीडियम लगेगा? खूब से खूब इतने में पूरे सेल में पहुँच जाएगा। और एक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत बड़ा, इतने बड़े बोर्ड के साइज़ का है, और उसको ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन देखना है, तो क्या होगा भाई? वो इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म इतने छोटे से में ट्रांसपोर्टेशन से पाल रहा था, और उतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मतलब मान लो ये पूरा बोर्ड ही एक ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ से इस पूरे बोर्ड को सप्लाई पहुँचानी है, इस पॉइंट से पूरे बोर्ड को सप्लाई देनी है, कुछ ना कुछ जो चाहिए, जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एनर्जी हो गया, सब यहीं से जा रहा है। तो इसकी वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं? तो इसीलिए एक बात समझ जाओ कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर हम नोट डाल के लिख ही सकते हैं नोट में कि जितने बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे उतने ही कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा।
अब ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को अब हम समझेंगे, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, समझ में आया ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो इसको मतलब मैंने कॉमन टर्म में बताया है। और अब चलिए ट्रांसपोर्टेशन का परफेक्ट एग्जांपल डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो आप बोलते हो ना कि सर डेफिनेशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वो बायोलॉजिकल बोल रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल, केमिकल नहीं, ठीक है। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिक्वायर्ड मटेरियल को सही जगह भेजा जाता है। रिक्वायर्ड मटेरियल को सही जगह भेजा जाता है। ये प्रोसेस अब समझ में आया। जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको सही जगह भेजने की जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। कॉमन टर्म में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या ले जाना। देखो तो हाँ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, ठीक है। अब आइए ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले किस में आएगा, आज तक जो भी हमने पढ़ा है वो सबसे पहले माइनर से स्टार्ट होता है। हाँ, तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस इन किस में पढ़ लेते हैं। तो मतलब फटाक से यहीं पे लेते चलते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स इनके बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिसेल्युलर है तो ये क्या ही ट्रांसपोर्ट करेगा। हाँ, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है तो क्या ट्रांसपोर्ट कर सकता है या कितना इसका कैपेसिटी है ट्रांसपोर्टेशन का, तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। भाई उसके अंदर इतनी सी जगह है और इतनी सी जगह में उसे ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या करेगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने सेल में ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब यूनिसेल्युलर है तो अपने सेल में ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि सिर्फ साइटोप्लाज्म, नाम तो सुना ही होगा इसका, साइटोप्लाज्म ही मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, काम करता है। अब मैंने इसको सेल जब पढ़ा था हम लोगों ने 9th में, तब भी इस पर चर्चा हुई थी और तब हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी यूनिसेल्युलर हो तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें एक स्पेशल लिक्विड में तैर रही होती हैं। उस लिक्विड का नाम होता है साइटोप्लाज्म।
और वही सभी चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। अगर उसको एक चीज़ से दूसरी जगह भेजना है तो वो वही ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस संभालता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चीज़ों को भेजने का मीडियम कौन है? साइटोप्लाज्म, यानी कि यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियस तक जाने के लिए किसका प्रोसेस अपनाना पड़ेगा? इसी का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। आप आसानी से इसमें जा सकते हो। समझ में आया? तो ये एक लिंक्ड प्रोसेस है, एक से दूसरे से तीसरे में आसानी से लिंकिंग देखने को मिलती है। बस यही प्रोसेस था, इसी को समझना था तो समझ गए। हाँ, अब आइए ट्रांसपोर्टेशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, जितने बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे उतना कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब आप बताओ, हमारे से बड़ा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हम पढ़ते आ रहे हैं? यूनिसेल्युलर पढ़ते हैं, फिर हम प्लांट्स पढ़ते हैं, फिर हम एनिमल्स पढ़ते हैं। तो यूनिसेल्युलर तो आपने पढ़ लिया, अब आइए प्लांट्स पढ़ते हैं और फिर एनिमल्स पे चलते हैं। तो प्लांट के बारे में बताओ, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा? ये वाला टर्म ध्यान में रख के बताओ कि प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। बताओ। एक बात तो क्लियर हो गई कि प्लांट बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उसके अंदर होगी। भाई देखो, उसको फूड चाहिए, फूड बनाने के लिए वाटर चाहिए, वाटर छोड़ो, फूड के अलावा उसको मिनरल और न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो क्या करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको यहाँ से वहाँ ले जाने में मदद कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, वो भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमारी बॉडी है। ठीक है, वो भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमारी बॉडी है। ह्यूमन सेल के बारे में बात करें या ह्यूमन वाले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन देखो ना, हमारे में क्या क्या है। हमारे में ऑक्सीजन वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। साथ ही साथ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी हमारे अंदर वेव्स और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ें चलते ही रहती हैं। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो एक बार न्यूट्रिएंट ले जाके दे दो, एक बार फूड ले जाके दे दो। एक बार मतलब खाना बनाने का पूरा मटेरियल ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, और जब मटेरियल ऊपर पहुंच गया तो ऊपर से बना हुआ खाना नीचे तक आ गया। तो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ बची? हमारे अंदर ना कॉम्प्लेक्शन है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो ना कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए हम अपने ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स वाले के बारे में, तब आपको बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी तो ये बस आसान है, इसीलिए जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब इनमें इतना आसानी क्यों है ट्रांसपोर्टेशन की? देखो, हमने दो चीज़ पढ़ी। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली तीन चीज़ें करता है, फूड देता है, एनर्जी देता है, और रेस्पिरेशन वाला सांस ले जाके देता है। तो प्लांट के अंदर फूड लगभग हर एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा बना लेता है, तो फूड पूरा ले जाके पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात क्लियर। दूसरा, हम क्या बोलते हैं, प्लांट को सांस चाहिए। चलो, पत्तियां सांस लेती हैं, पौधों के अलग अलग हिस्से भी सांस लेते हैं। मैंने रेस्पिरेशन जब पढ़ाया था इसका पहला वाला टॉपिक, तो उसमें हमने इस पे बात किया था। यानी प्लांट का हर एक ऑर्गन सांस लेता है थोड़ा थोड़ा। अच्छी बात है। एनर्जी, प्लांट के हर एक कंपोनेंट में थोड़ा थोड़ा खाना बनता है, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी एनर्जी सब में बन जाती है। बात रही ऊपर झापर के थोड़ी सी एनर्जी पहुंचाने की, तो वो काम इससे कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये बात याद रख लो कि हमारे अंदर, इनके अंदर सभी चीज़ें पहले से ही हर जगह मौजूद होती है। ठीक है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन उतना टफ नहीं होता जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सिंपल और ईजी होता है। ठीक है, तो आइए बात करना स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो इनमें या प्लांट्स में से ही स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन एक सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस
है जहां ए फूड के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल पहुंचते हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या फूड के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और बी बने हुए फूड को भी ट्रांसफ़र करते हैं, फूड को ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो भाई दो ही टाइप चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती है, एक कच्चा माल और कच्चे माल से जो खाना बन गया वो, ठीक है। दोनों की दोनों चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, इसीलिए इनमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी की प्रोसेस नहीं बचती है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट होता है रॉ मटेरियल और इसमें ट्रांसपोर्ट होता है फूड, ठीक है। तो बस पौधों के अंदर यही दो प्रोसेसेस होती हैं और दोनों के दोनों देखी जाती है। तो अगर हम बात करने शुरू करें तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स बेसिकली प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स के हैं या 2 प्रकार के हैं। एक नंबर है जाइलम वेसल्स, इसके बारे में स्टैंडर्ड 9th के प्रेफरेंस में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक होता है जाइलम वेसल्स जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की पूरी प्रोसेस होती है, और एक होता है फ्लोएम वेसल्स, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, जाइलम वेसल्स, और एक होता है फ्लोएम वेसल्स, ठीक है। जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स दोनों क्लियर होते हैं। तो इन दोनों का काम क्या है आपको पता है? जाइलम वेसल्स क्या करता है? जड़ से फूड मटेरियल, यानी कि ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये वाटर और मिनरल भेजता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके बारे में बोलें तो ये फूड सप्लाई करता है, फूड भेजता है सही रहेगा, इजी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी प्रोसेसेस पढ़ेंगे, मज़ा तब आएगा जब इसकी प्रोसेस आप पढ़ोगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी बार प्रोसेस को घुमाएगा उतनी बार अच्छा लगता है, इसमें देखने पे लगता है कि वाह क्या घुमा रहा है प्रोसेसेस को, देखना, ठीक है। अभी जाइलम को हम स्टार्ट करते हैं और जाइलम वेसल्स के बारे में पूरा डिस्कशन देना शुरू करते हैं। फ्लोएम आप लोग इसको लिख लिया ना, इसको हम बाद में देखेंगे। जाइलम वेसल्स के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है, क्या करता है, ठीक है। तो पौधों को खाना बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, वाटर की और मिनरल की। अब ये दोनों चीज़ें पौधों को मिलती कहाँ से है? ये दोनों चीज़ें पौधों को उनके जड़ से मिलती है, यानी जाइलम जो है या जाइलम जो वेसल है ये पूरी की पूरी तरीके से किससे बना, कहाँ से जुड़ा होगा? ये जड़ से जुड़ा होगा। इसका सारा का सारा कंपोनेंट और सारा का सारा स्ट्रक्चर कहाँ जुड़ा होगा? जड़ से जुड़ा होगा। तो इसके बारे में कह सकते हैं कि जाइलम वेसल्स या जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये जड़ों से जुड़ा है या जुड़ा होता है, जड़ों से जुड़ा होता है। इसमें यह जड़ों से जुड़ा होता है, इसमें जाइलम टिश्यू ट्रैकाइड्स, जाइलम टिश्यू ट्रैकाइड्स होते हैं। ये अकेले काम नहीं करता। आपने उसी वक्त पढ़ा होगा
कि ये अकेले काम नहीं करता। मतलब इसकी एक स्पेशल यूनिक एबिलिटी है कि जाइलम हमेशा अकेले काम नहीं करता, बल्कि किस में काम करता है, ये हमेशा एक स्पेसिफिक तरीके से काम करता है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, वो फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा। ये एक बेसिकली एक पाइप की तरह होता है जो पूरे के पूरे सिस्टम में मौजूद होता है, और इसका बेसिक फंक्शन ही ये होता है कि ये नीचे से फूड की सप्लाई को ऊपर ले जाकर दे सके। ठीक है, तो इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये एक खुला चैनल होता है जो जो डेड सेल्स से बना हुआ होता है, जो ऐसे वर्टिकल सप्लाई करने में मदद कर रहा होता है। इसके बारे में बोले कि ये डेड सेल्स से बना एक हॉलो चैनल, या कुछ लोग इसको पाइप भी बोलते हैं, चैनल होता है जो नीचे से ऊपर तक गया होता है। ये लंबा होता है, और बात ये होती है कि ये सीधे जड़ों से तनों तक गया होता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की प्रोसेस को नहीं बताया है, बस आप बोल दो कि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो ऊपर से नीचे तक आया हुआ है। मतलब एक एकदम ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो ऊपर से नीचे तक आया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसी को क्या कहोगे, जाइलम कहते हैं। ठीक है, जाइलम बहुत ही आसान होता है। जाइलम के बारे में बोला जाए तो जाइलम में कोई, ये डेड सेल से बना है। अब एक देख लो यहाँ पे क्या हो गया, ये किससे बना है, खुद बताओ ये किससे बना है, डेड सेल से। तो डेड सेल से बना है यानी सेल मर चुकी है, तो सेल में क्या क्या नहीं रहेगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं रहेंगे। डेड सेल होने के वजह से इसके अंदर से N प्लस जो C है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, वो दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वो दोनों चीज़ें होती ही नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और इनकी जो दीवारें होती है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है, और जिसकी वजह से ये लकड़ी के जैसे दिखने लगती है। इसके अंदर कहीं छेद नहीं होता, ये पूरी की पूरी पाइप जैसी होती है जो नीचे से ऊपर तक लेकर जा रही होती है। ठीक है, नीचे से ऊपर तक लेके जा रही होती है। समझ में आया? ये पूरा डेड सेल है, इसका सारा सेल ही मरा हुआ है, तो यहाँ से आसानी से चला जाता है। तो इसके बारे में आसानी से पढ़ लिया गया। जाइलम के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ये एक मोटा होता है और इसकी दीवारें मोटी होती हैं। ठीक है, इसके बारे में बोला, डेड सेल से हॉलो चैनल होता है जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज और लिग्निन से बनकर हार्ड हो जाती है, बनकर हार्ड होती है, HARD हार्ड होती हैं। ठीक है, सेल्यूलोज और लिग्निन से बनके हार्ड हो जाती है, और इसीलिए थोड़ा अलग होता है। अब जाइलम वेसल अकेले तो काम करता नहीं है। जाइलम तो ऐसे ना खाना पहुंचाएगा, और पेड़ सिर्फ ऐसे खड़ा तो नहीं है कि नीचे से खाना है और ऊपर तक चला गया, क्योंकि पेड़ में अलग अलग जगह पे भी खाना बनता है। जैसे तना हो गया, स्टेम हो गया, वहाँ पे भी खाना बन रहा होता है, तो वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसे होगी, वहाँ पे हमारा मिनरल कैसे पहुँचेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रैकाइड्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, ऐसे करके ट्रैकाइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक ऐसे ट्रैकाइड्स होते हैं। ठीक है, और इन ट्रैकाइड्स के बीच में ऐसे भी अगला ट्रैकाइड होता है, फिर ऐसे ही जुड़ा हुआ अगला ट्रैकाइड होता है। ठीक है, इमेजिन करो ऐसे एक इन्फिनिट चेन बनी हुई है, और इसमें छोटा छोटा एक छेद होगा जिससे ये सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। जाइलम तो आपको वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन देता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास। यानी खाना नीचे से यहाँ तक तो आ गया, लेकिन जो वाटर और मिनरल है वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं। इसको इधर कैसे ले जाएंगे, तो इधर और इधर ले जाने के लिए हमें ट्रैकाइड्स की मदद लेनी पड़ती है। ट्रैकाइड्स चपटे चपटे होते हैं जो उससे जुड़े हुए होते हैं, जो उसके आस पड़ोस में ऐसे ही सप्लाई कराने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं ट्रैकियड्स, या कुछ लोग इसको ट्रैकाइड्स भी बोलते हैं। आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ट्रैकाइड्स। तो ये लंबे पतले और ये
लंबी पतली फ्लैट सेल्स होती हैं जो एक से दूसरे तक नहीं जुड़ी, एक से दूसरे में पोर्स देखा, फिर से आ गया ये वर्ड, याद रखना, पोर्स छेद, पोर्स से ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस इसमें कैसी होती है, पोर्स से होती है, छेद से, एक छेद से मतलब इस छेद से इसमें, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, अगले में बढ़ते जाता है। तो ये क्या हो गया, ये पोर्स वाला ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में गया, समझ में आया। तो ये पोर वाला ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस थी, ठीक है, ईजी था, आसान था, इसलिए समझ में आ गया। तो ये हो गया जाइलम का प्रोसेस। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जाइलम और फ्लोएम आखिर वर्क कैसे करते हैं, और ये आखिर पानी आता तो कैसे आता है, तो इसके बारे में समझो। होता ये है कि जड़ें फैली होती हैं जो वाटर मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई गई हैं। ऊपर हमारा हो जाता है प्लांट का सिरा, वहाँ होती है स्टोमाटा। आपको याद होगा, मैंने फिर से बैकग्राउंड ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ एक स्टेप, ताकि आप लोगों को याद दिला सकूँ। यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्टोमाटा खुलता है और उसमें सांस के साथ वाटर वेपर भी आसमान में उड़ जाते हैं। जब स्टोमाटा खुलता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ वाटर वेपर भी उड़ जाता है, यानी एक तरीके से क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर से खाली हो गया, यानी यहाँ का लेवल इतना दूर पानी खत्म हो गया, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सक्शन क्रिएट हो रहा है। सक्शन मतलब एक जोर बन रहा है, खिंचाव बन रहा है। तो खिंचाव बन रहा है तो वो नीचे से खींचते हुए लेके आता है, और वही सक्शन क्या क्रिएट करता है, जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करता है। समझ में आया जाइलम ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। ये थी जाइलम एक वाला, जिसमें रिक्वायर्ड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया गया। अब अगर फ्लोएम की बात करें तो आइए देखते हैं कि फ्लोएम क्या कह रहा है। फ्लोएम इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हालांकि, लेकिन इसमें ज़्यादा 2 कंपोनेंट थे, उसमें भी 2 ही कंपोनेंट हैं, वो भी हम लोग फटाफट देख ही लेते हैं क्या कह रहा है फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होगा, अंदाज लगाओ। अंदाज क्या लगाना, आपको पता है फ्लोएम का काम है बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट करना। ये फूड के मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड ही ना ट्रांसपोर्ट करेगा। तो भाई फूड ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है। अब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या करता है, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जाइलम जो है वो जड़ से चीज़ें पहुंचाता है, जड़ से चीज़ें पहुंचाता है। फ्लोएम जो है वो पत्ती से चीज़ें लेके आता है, ठीक है। जाइलम जड़ से चीज़ें लेके जाता है और फ्लोएम पत्तियों से चीज़ें लेकर जाता है, ठीक है। अब अगले वाले टर्म के बारे में बात करें, फ्लोएम। इसके बारे में बोले फूड, ये बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फूड स्पेशली ग्लूकोज के फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम के जैसे फ्लोएम भी एक सेल्स से बनी होती हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये एकदम हॉलो नहीं होते। तो इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये भी जाइलम की तरह सेल्स से बने होते हैं, लेकिन ये हॉलो नहीं होते। क्या नहीं होते, हॉलो, HOLLOW, हॉलो, खोखला नहीं होते। ये हॉलो नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये अलग किस्म के होते हैं। इसके बारे में बोला जाए तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हॉलो फ्लोएम के अंदर जो छोर होता है, एक से छोर दूसरा, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा
कि एकदम हॉलो होता है, लेकिन ये वाला जो है वो इससे अलग होता है। कैसे होता है? ये अलग हो गया, ये वाला इससे अलग हो गया, इसके अंदर ये प्रोसेस हो गई, फिर ये वाला हो गया, ये वाला इससे अलग हो गया, फिर ये वाली प्रोसेस हो गई, फिर अगला वाला हो गया ये। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें बेसिकली ये सेल होती है जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ये जिंदा होती है, इसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये अलाइव सेल होती है जिसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। तो इस सेल को एनर्जी कौन देता है? तो इस सेल को इसके बगल वाली सेल एनर्जी देती है। तो ये सेल होती है हमारी फ्लोएम वेसल, और उसके बगल में एक सेल होती है जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल। और ये होती है सीव ट्यूब। क्या होती है? सीव ट्यूब। ये वाला होता है सीव ट्यूब और ये वाला होता है कंपेनियन सेल। समझ में आया? नहीं आया? जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं आया। फ्लोएम की सेल्स दो टाइप्स की होती हैं। एक नंबर पाइप लाइक सेल्स, पाइप लाइक सेल्स में सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसीलिए 2 नंबर कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस उसे अलाइव रखते हैं। समझ में आया? तो इसका अपना ब्रेन तो होता नहीं है, ब्रेन के नाम पर कौन है? कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल ही इसको जिंदा रखे होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो, देख के बताओ। ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आते हैं फ्लोएम के आखिरी पॉइंट पर। तो फ्लोएम में क्या होता है, अब एक और बार यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया फ्लोएम का ट्यूब, ये हो गई फ्लोएम की कंपेनियन सेल, ये हो गई एक साइड से, ये इस साइड से भी हो गई, ये इस साइड से भी हो गई, ये इस साइड से भी हो गई। ठीक है, ये एक फ्लोएम सेल हो गई। ये एक फ्लोएम सेल है जिसका एक ये ट्यूब है, एक ये कंपेनियन ट्यूब है। ठीक है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। फूड कहाँ है? फूड जैसे यहाँ पर फूड बन गया तो क्या होगा? ये फूड पहले इसमें घुसेगा और घुसकर क्या होगा? इसमें पूरा घुल जाएगा और धीरे धीरे घुला हुआ चीज़ यहाँ तक आएगा। फिर वो धीरे धीरे करके सिप होगा, यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं, इससे इसमें सिप होगा और इससे क्या होगा? आगे इसमें फैलते यहाँ आएगा। जितना यूज है इसमें यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे अगले वाले में जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगले वाले में जाएगा। यानी इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस पाइप जैसी नहीं होती, बल्कि किसके जैसी होती है? यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है? यहाँ पर होती है एक पहला वो वाली ऑस्मोसिस की प्रोसेस के अंदर होती है। और यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर फ्लोएम किसके वजह से होता है? तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी और प्रेशर से होता है। मतलब ग्रेविटी और प्रेशर ही इसको ट्रांसपोर्ट करने पे मजबूर करती है कि हाँ यार यही जो चीज़ है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू होती है। समझ में आया? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कॉमन डिफरेंसेस बताने की बात हो तो उसको आपको बता के लाना होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैंने एक ही दिन में ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खींचा है। कल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।